क्वेश्चन नंबर 3 का पढ़ते हैं बेटा अपन लोग, पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी के अंदर क्या है देखो, देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ रेसिडेंट्स इन अ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इन दिल्ली हु हैव रिसेंटली टेकन पोजीशन ऑफ देयर होम फ्रॉम द बिल्डर एंड आर डिससेटिस्फाइड विद द पुअर मेंटेनेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स बाय द बिल्डर, ठीक है। दे विश टू क्रिएट अ लीगल एंटिटी स्पेसिफिकली फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ लीगल एंटिटी वुड बी best suited for them and what are the basic requirements for the creation of such an entity। अब आप बताओ मुझे कि क्या बनाएंगे वो लोग, किस तरीके की एंटिटी को उन लोगों को बनाना चाहिए। हाँ, क्या बनाएंगे वो लोग, एक सोसाइटी क्रिएट करेंगे, एक एसोसिएशन क्रिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पे वही बोल रखा है, द रेसिडेंट ऑफ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कैन फॉर्म रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, नाम दे दिया इन्होंने, या फिर एक और नाम दे दिया अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन, ठीक है, विच इज अ टाइप ऑफ लीगल एंटिटी दैट आर बेस्ट सुटेड टू देयर नीड। दिस एंटिटीज आर डिजाइन टू इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। ये ऊपर जो दिया ना बेटा, ये नाम एक तरीके से नेम सजेशन इन लोगों ने किया है, ठीक है। द बेसिक रिक्वायरमेंट, अब अगर आप क्या बनाना चाहते हैं, सोसाइटी बनाना चाहते हैं या फिर आप क्या बनाना चाहते हैं, एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, तो क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले तो बोले मेंबरशिप, जितने भी रेसिडेंट होंगे सोसाइटी के अंदर वो सारे के सारे क्या बन जाए, उस एसोसिएशन के मेंबर बन जाए। दूसरी चीज क्या बोले, मैनेजमेंट कमिटी। अब मैनेजमेंट कमिटी नीड टू बी फॉर्म, ठीक है। कमिटी सोसाइटी के मेंबर्स मिलकर के क्या बनाते हैं, कमिटी बनाते हैं, मैनेजमेंट कमिटी बनाते हैं। वो मैनेजमेंट कमिटी के लोग क्या करते हैं, वहां पे उस पूरी सोसाइटी को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोल रखा है, अब मैनेजमेंट कमिटी नीड टू बी फॉर्म व्हिच इंक्लूड्स पोजीशन लाइक, यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाओगे, सेक्रेटरी बनाओगे और ट्रेजरर बनाओगे, ठीक है। फिर क्या बोले, रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्योंकि आपने क्या बोला कि हम एक लीगल फ्रेमवर्क, एक लीगल आइडेंटिटी उससे देना चाहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आप कैसे करवाओगे, द एसोसिएशन नीड्स टू बी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। स्पेसिफिकली उन्होंने हमें दिल्ली लिख करके दिया था, तो इसलिए बेटा यहाँ पर आपको दिल्ली स्टेट अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट भी बना हुआ है। इसके अलावा क्या है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी बना, सोसाइटी है, तो आपको उसके अंदर क्या करवाना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली स्टेट अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट के बारे में अपन लोग नहीं सॉरी नहीं जानते हैं, ठीक है। अपन लोगों ने बुक में यहाँ पे कहीं नहीं पढ़ा है, लेकिन ये सीखने वाली बात है। आपको वहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली दिल्ली लिखा हुआ था, तो हमें यहाँ पे ये पता लग गया है कि दिल्ली स्टेट अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट भी है, जिसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है किसी भी अपार्टमेंट के लोग, जो लोग क्या बनाना चाहते हैं, सोसाइटी बनाना चाहते हैं। बेसिकली बेटा इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर आपका बनता है वो सोसाइटी का ही आंसर है, सोसाइटी के ही आपको यहाँ पे क्या बताने, बेसिक रिक्वायरमेंट्स बतानी है, ठीक है। देन आपसे क्या बोला, बायलॉज के बारे में बोला। सो द एसोसिएशन शुड हैव इट्स ओन बायलॉज, अपने खुद के बायलॉज होते हैं, which governs the functioning of the association. This bylaws should be compliance with the society regulation act, या फिर ये जो दिल्ली स्टेट अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट है इनसे अलग नहीं होगा, है ना। आपको पता है ना बाय लॉ का मतलब क्या होता है, कि एक तो भैया लॉ है, एक्ट है जिसको आपको फॉलो करना है, और दूसरा आप क्या कर सकते हो, अपनी खुद की इच्छा से, अपनी खुद की जरूरत के अकॉर्डिंग अपनी फंक्शनिंग को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने खुद के बायलॉज क्रिएट कर सकते हो। लेकिन बायलॉज ऐसे नहीं होंगे जो कि एक्ट को क्या करेंगे, कंप्लायंस नहीं करेंगे। दूसरी चीज क्या बोले, मीटिंग, तो रेगुलर बेसिस पे मीटिंग होगी मेंबर्स की और मैनेजमेंट कमेटी की, जिससे कि हेल्ड एज पर द बायलॉज ऑफ द एसोसिएशन। जब जब उन लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि हम मंथ में एक मीटिंग करेंगे, हम 2 मंथ में मीटिंग करेंगे, वॉट एवर दे हैड डिसाइडेड इन देयर बायलॉज, उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना है, मीटिंग हेल्ड करना है, ठीक है। तो समझ में आया आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जो जरूरत है, जब भी आप क्या कर रहे हैं, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बना रहे हैं या अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो कि आपको फुलफिल करनी होगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे आपको ये सारी चीजें। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पढ़ते हैं बेटा अपन लोग, पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी के अंदर क्या है देखो, देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ रेसिडेंट्स इन अ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इन दिल्ली हु हैव रिसेंटली टेकन पोजीशन ऑफ देयर होम फ्रॉम द बिल्डर and are dissatisfied with the poor maintenance of the complex by the builder, ठीक है। They wish to create a legal entity specifically for the maintenance of the housing complex, ठीक है। What kind of legal entity would be best suited for them and what are the basic requirements for the creation of such an entity। अब आप बताओ मुझे कि क्या बनाएंगे वो लोग, किस तरीके की एंटिटी को उन लोगों को बनाना चाहिए। हाँ, क्या बनाएंगे वो लोग, एक सोसाइटी क्रिएट करेंगे, एक एसोसिएशन क्रिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पे वही बोल रखा है, द रेसिडेंट ऑफ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कैन फॉर्म रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, नाम दे दिया इन्होंने, या फिर एक और नाम दे दिया अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन, ठीक है, विच इज अ टाइप ऑफ लीगल एंटिटी दैट आर बेस्ट सुटेड। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी, ठीक है। क्या बोलता है ये, तो ये बताता है रिन्यूएबल पावर लिमिटेड इज द लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स विद एक्सपर्टीज इन सोलर एंड विंड पावर जनरेशन, ठीक है। RPL has identified Wind Power Private Limited, ठीक है, as a potential partner to establish an equity based joint venture, ठीक है भैया। यहाँ पे हमें कुछ समझ में आ रहा है कि इस पे हमें
फोकस रहना है, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, ठीक है। फोकस ऑन डेवलपिंग लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री, ओके। आरपीएल अप्रोचेस यू टू सीक योर एडवाइस ऑन द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, ठीक है। मतलब कि अब आपको समझ में आ गया होगा, बिजनेस कोलैबोरेशन से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा है, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर अगर हम लोग करते हैं तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बच्चा जब जब अपन लोग रीड आउट कर रहे हैं, जैसे ये लोग हमें केस स्टडी बना करके दे रहे कि ये वैसा है और वो कर रहा है और वे ये कर रहा है, आपको देखना है नीचे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है यहाँ पे भी आपको ये पूरा के पूरा इन्होंने बताया कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, तो हमसे सीधा सीधा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर क्या है, ये आपसे पूछा है। देखो अब जरा आंसर देखते हैं अपन लोग क्या बताया है इंस्टीट्यूट ने हमें, देखो जरा बहुत अच्छे से। द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर आर एज फॉलोइंग, क्या क्या है, 5 इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, क्या क्या बताए हैं। दिस इज देयर इज एन एग्रीमेंट टू इधर क्रिएट अ न्यू एंटिटी और फॉर वन ऑफ द पार्टीज टू ज्वाइन इनटू ओनरशिप ऑफ एन एग्जिस्टिंग एंटिटी। क्या हो सकता है बेटा, दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर आप किसी के साथ में ज्वाइंट वेंचर का मतलब तो हमें समझ में आता है, क्या होता है जब दो कंपनी साथ में मिलकर के क्या करने वाली, एक नया वेंचर स्टार्ट करे, या फिर देखो इन्होंने ये बोला या तो एक नया वेंचर आप स्टार्ट करो, या फिर क्या है एग्जिस्टिंग में ही ऑलरेडी कोई वेंचर है और उसके साथ में आपको मिलकर के क्या करना है, काम करना है। तो इस चीज से रिलेटेड क्या होगा भैया, सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा आपको, एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। सेकंड चीज, शेयर्ड ऑनरशिप बाय द पार्टीज इन्वॉल्व, ठीक है। अब वो चीज तो बट ऑब्वियस है कि जो ऑनरशिप है वो दोनों ही पार्टीज क्या करेंगी, शेयर करेगी। मैनेजमेंट की एक्टिविटी को भी क्या करेगी, ज्वाइंटली शेयर करेगी, दोनों एक दूसरे के साथ काम करेंगे मिलकर के। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स। अब देखो दो तरीके के कोलैबोरेशंस यहाँ पे होते हैं, ठीक है। एक तो होता है भैया मनी रिलेटेड फाइनेंशियल नीड, है ना, मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं अकेली उस काम को कर पाऊं। दूसरी चीज क्या होगा, एक तो प्लस स्किल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड फॉर एनी बिजनेस, हमें पता है ये चीज, इस हमें ये बात पता है कि कोई भी बिजनेस विदाउट फाइनेंस तो चल ही नहीं सकता है। तो वाइल स्पेंडिंग मनी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल आपको होना पड़ेगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के टाइम पे आपको क्या होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीजों को आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे शेयर करना है। फिर क्या बोला, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज अकॉर्डिंग टू द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। अब जो भी आप लोगों के बीच में जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बना है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट और लॉसेज को क्या करना होगा, शेयर करना होगा। यही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर के। क्लियर है यहाँ पे। तो रिन्यूएबल पावर लिमिटेड इज एडवाइज्ड अकॉर्डिंगली, देखो इन्होंने इतने अच्छे से लास्ट में लाइन बोल दी है कि भैया हमने इस तरीके से एडवाइज किया है रिन्यूएबल पावर लिमिटेड को कि जब आप क्या कर रहे हो, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर बना रहे हो किसी के साथ, तो इन 5 चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। आपको भी ऐसे ही लास्ट में लिखना है बेटा, कोई भी अगर आप आंसर लिखते हो, जब आप पूरा आपसे बोल दिया, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सीक योर एडवाइस, आपकी एडवाइस चाहिए, तो आपको लास्ट में लिखना है जिसको आपने एडवाइस दी ना, जैसे हमने यहाँ पे रिन्यूएबल पावर लिमिटेड को एडवाइस दी है तो लिखा है रिन्यूएबल पावर लिमिटेड इज एडवाइज्ड अकॉर्डिंगली, इस अनुसार हमने ये एडवाइस दिया है, ठीक है। तो ये आपकी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि आपके आंसर को उसकी क्वालिटी को और ज्यादा एनहेंस करेगी, ठीक है। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर डी, क्या क्वेश्चन पूछा गया है हमसे यहाँ पे। J&K are brothers running the traditional business for production of snacks and namkeens item under brand of Rajaram, ठीक है भैया। The business organization is in the form of, formation देख लो भैया, क्या फॉर्मेशन है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में, ओके। एंड बोथ होल्ड इक्वल शेयर होल्डिंग, और दोनों की ही क्या है भैया, शेयर होल्डिंग कैसी है, इक्वल शेयर होल्डिंग है, 50-50 की शेयर होल्डिंग है, ठीक है। ड्यू टू सडन डेथ ऑफ जे, अब जे की क्या हो गई भैया, डेथ हो गई। देयर इज नीड टू कन्वर्ट द प्राइवेट कंपनी इनटू वन पर्सन कंपनी में उसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। as there being no successor of J, क्योंकि J का कोई सक्सेसर नहीं है। What type of forms along with the attachment are required to be filled with registrar of companies, Ministry of Company Affairs for conversion of private company into OPC? कन्वर्जन में क्वेश्चन नंबर 3 तक में अभी तक में हम दूसरा क्वेश्चन ही कन्वर्जन का देख रहे हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखते हैं भैया, तो आपसे क्या पूछा है, सीधा सीधा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ओपीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपसे यहाँ पे पूछा है, और क्या पूछा है, अटैचमेंट्स के बारे में पूछा है और फॉर्म के बारे में पूछा है ना, स्टेप्स अगेन नहीं पूछी है। तो कौन कौन से फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं, तो आंसर पे आ जाते हैं। आंसर क्या दिया हुआ है, फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म एमजीटी 14, आपको ई फॉर्म यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू ओपीसी के अंदर जब आप कन्वर्ट करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पेशल रिजोल्यूशन हमें पास करना है, ठीक है। स्पेशल रिजोल्यूशन कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 14 के अंडर में पास होता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली एज पर सेक्शन 1173 a copy of special resolution is required to be filled with concerned ROC through filing of e-form MGT 14 within 30 days of passing a special resolution in जनरल मीटिंग, ठीक है। जनरल मीटिंग में जैसे ही आपने क्या कर दिया भैया, आरओसी को वही बताना है, ये सब कुछ हमें याद है
चलो एक बार ऐसे ही रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, फॉर्म नंबर ई फॉर्म MGT 14 यहाँ पे फाइल करोगे। कैसे करते हो, तो ई फॉर्म फाइल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन की एक कॉपी आपको आरओसी को क्या करनी पड़ेगी, भेजनी पड़ेगी। आरओसी को कितने दिन के अंदर भेजनी है, तो 30 दिन के अंदर आरओसी को आपको यहाँ पे भेज देनी है। ठीक है, 30 दिन कब से, तो जैसे ही जनरल मीटिंग हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी आरओसी के पास में चली जानी चाहिए। आगे क्या बोल रखा है कि MGT 14 के अंदर डॉक्यूमेंट के साथ में आपको क्या क्या चीजें अटैच करनी है। तो भैया सबसे पहली चीज ये कि जो नोटिस ऑफ GM था वो आपको यहाँ पे देना है। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी विद स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ में आपको ट्रू कॉपी भेजनी है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर्ड हो जाएगा वो आपको दिखाना है। AOA ऑल्टर्ड AOA की कॉपी आपको भेजनी है और सर्टिफाइड ट्रू कॉपी भेजनी है आपको किसकी, बोर्ड रेजोल्यूशन की। टू मे बी अटैच्ड एज एन ऑप्शनल अटैचमेंट के तौर पे आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो MGT 14 के साथ साथ ये 5 और अटैचमेंट है जो कि आपको करने होंगे। और कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है बेटा, तो देखते हैं। फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म INC 6 आपको देना पड़ता है यहाँ पे। द कंपनी शेल फाइल एन एप्लीकेशन इन ई फॉर्म INC 6 फॉर इट्स कन्वर्जन। कन्वर्जन के लिए जो एप्लीकेशन लगाई जाती है वो INC 6 में लगाई जाती है, अलॉन्ग विद द जो भी फीस होगी वो फीस के साथ में। अटैचमेंट क्या क्या करोगे आप लोग, ऑल्टर्ड EMOA और EAOA, इसके अलावा कॉपी ऑफ NOC। हर एक क्रेडिटर ने आपको क्या कर दी हो, कॉपी ऑफ NOC दे दी हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे आप कहते हैं। एफिडेविट होना चाहिए डायरेक्टर्स का कि वो इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि जितने भी मेंबर है कंपनी के उन्होंने अपनी कॉन्सेंट दे दी है। देन एफिडेविट होना चाहिए। इसके अलावा सर्टिफाइड ट्रू कॉपी होनी चाहिए जो भी कंपनी के मिनट्स है उनकी। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स होना चाहिए, लिस्ट ऑफ मेंबर्स होना चाहिए। कॉपी ऑफ NOC ऑफ एवरी क्रेडिटर, हर एक क्रेडिटर की NOC होनी चाहिए। इसके अलावा कंसेंट ऑफ नॉमिनी, देखो जो नॉमिनी होगा उसके भी क्या होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए। पैन कार्ड ऑफ द नॉमिनी एंड मेंबर, इसके अलावा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ नॉमिनी एंड मेंबर, इसके अलावा रेसिडेंशियल प्रूफ ऑफ नॉमिनी एंड मेंबर। एनी अदर इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके ऑप्शनल अटैचमेंट के साथ में चाहिए वो सारी की सारी आपको देनी होगी। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अटैचमेंट से जो आपको लगाने होंगे। इसके अलावा आप क्या होगा, लास्ट में आपको हो जाएगा इशुएंस ऑफ न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। MGT फॉर्म के अप्रूवल पे, INC 6 के अप्रूवल पे रजिस्ट्रार इशू करेगा आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद द चेंज्ड नेम, क्योंकि आपके नेम के पहले क्या लगता था, प्राइवेट लिमिटेड लगता था, अब नहीं लगना है भैया कुछ भी। विद द चेंज नेम टू द एप्लीकेंट कंपनी और द कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी इनटू OPC। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछा था हमसे, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस तरीके से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जब आप OPC में कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या फॉर्म आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है फिल करने की और उन फॉर्म के साथ में क्या क्या अटैचमेंट लगते हैं। क्लियर है, ठीक है जी। अब देखते हैं अपन लोग यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट जो है हमारा ई वाला पार्ट है वो देखते हैं क्या है। अ कंपनी रजिस्टर्ड इन जापान, ऑलराइट, had opened the project office, okay, for setup and commissioning of coal based power plant in India। BOPOLO वाला है भैया ये चैप्टर, प्रोजेक्ट ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं। जापान की कंपनी है, भारत में क्या करना चाहती है, प्रोजेक्ट ऑफिस खोलना चाहती है। ठीक है जी। ड्यू टू चेंजेस due to change in government policy and promotion of solar power project and other power plant based on renewable energy, the project office is not needed, okay। The nodal officer in India is instructed by the management to close the project office after due compliance under the law। Describe the process of for closure of PO in India opened by foreign entity। क्या पूछा है आपसे, सीधा सीधा आपसे पूछा है कि क्लोजर का आप तो हमें बता दीजिए जरिया कि किस तरीके से एक प्रोजेक्ट ऑफिस को बंद किया जाएगा इंडिया के अंदर, और जब बंद करते हैं तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है जी, देखते हैं आंसर यहाँ पे हमें क्या बताया है। तो आंसर है द प्रोसेस ऑफ क्लोजर ऑफ प्रोजेक्ट ऑफिस इन इंडिया ओपन बाय फॉरेन एंटिटी इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलो, ओके। द रिक्वेस्ट for closure of project office and allowing the remittance of winding up proceeds of PO may be submitted to the designated AD category 1 bank by the BOLOPO or their nodal office as the case may be। ठीक है, किस चीज के बारे में बोला गया है आपको पता है ना, जितना भी बैंक ट्रांजेक्शन होता है तो वो जो भी डेजिग्नेटेड AD कैटेगरी बैंक होते हैं उन्हीं से हो सकता है, उन्हीं के थ्रू हो सकता है। तो जब भी आप पीओ को सॉरी आप यहाँ पे क्लोज डाउन कर रहे हैं तो प्रोसीड्स जो है आपकी उसको आप कैसे ट्रांसफर करेंगे, कैसे रेमिट करेंगे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, वो सारा के सारा प्रोसीजर डिपेंड करता है, बताते हैं। द एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप मे बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं वाइंडिंग अप के लिए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, तो सबसे पहले तो कॉपी देनी होगी आपको रिजर्व बैंक या फिर AD कैटेगरी 1 बैंक का अप्रूवल फॉर एस्टेब्लिशिंग द PO, है ना। सबसे पहले तो आपने जो एस्टेब्लिशमेंट किया है उसकी कॉपी बताओ।
ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, ऑडिटर का सर्टिफिकेट बताओ, इंडिकेटिंग द मैनर इन विच द रेमिटेबल अमाउंट हैज टू बी अराइव्ड एट एंड सपोर्टेड बाय द बाय स्टेटमेंट ऑफ एसेट। अब जो अमाउंट आपका निकल करके आया है कि इतना पैसा हमें क्या करना है, रेमिट करना है, तो उस पैसे का जो किस तरीके से आया है, क्या मैनर है, ठीक है, वो रेमिटेबल अमाउंट कैसे अराइव हुआ है, उन सारी चीजों की आपको पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे देनी होगी, और ये कहाँ मिलेगी, ऑडिटर के सर्टिफिकेट में मिलेगी। ठीक है। कंफर्मिंग दैट ऑल द लाइबिलिटीज इन इंडिया इंक्लूडिंग एरियर ऑफ ग्रेजुटी एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉइज टू द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑफिस हैव बीन either fully made और adequately provided। ठीक है। अब दूसरी चीज हम क्या कंफर्म करेंगे कि जो भी पैसा जो आपके यहाँ के एम्प्लॉइज थे, इंडिया के एम्प्लॉइज थे, जो आपके यहाँ पे काम कर रहे थे, ग्रेजुटी का हुआ या कोई और बेनिफिट हुआ, वो आपने उन्हें दिया है या नहीं दिया है, जो कुछ भी उन्हें देना बनता था, एडिक्वेट देना बनता था, वो दिया कि नहीं दिया। कंफर्मिंग दैट नो इनकम एक्रूइंग फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड इंडिया, है ना, अब आपका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से नहीं है, आउटसाइड इंडिया से तो नहीं है, हैज रिमेन्ड अनरिपोर्टेड इनटू इंडिया। आगे क्या देखेंगे, तो कंफर्मेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन फ्रॉम द एप्लीकेंट या फिर पेरेंट कंपनी दैट नो लीगल प्रोसीडिंग, है ना, किस चीज का कंफर्मेशन कि इस बीओपीओएलओ के अगेंस्ट इंडिया के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, एंड देयर इज नो लीगल इम्पेडिमेंट टू द रेमिटेंस। A report from the registrar of the companies regarding compliance with the provision of the Companies Act 2013 इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ। इसके अलावा क्या होगी, रिपोर्ट होगी, किसके द्वारा दी गई, आरओसी ने इसको दिया होगा, किस चीज से रिलेटेड, कि भैया जो भी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 थे, जो भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होते थे एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप, वो सारे के सारे इन्होंने यहाँ पे क्या करे हैं, फुलफिल कर दिए हैं। जो भी डेजिग्नेटेड एडी कैटेगरी बैंक होगा, वो इस चीज का इंश्योर करेगा कि जो बीओ एलओपीओ है, उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव एएसीज भी क्या कर दिए यहाँ पे, सबमिट कर दिए हैं। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स जो कि स्पेसिफाई करे गए हैं बाय आरबीआई, एडी कैटेगरी 1 बैंक विल गिव ग्रांटिंग अप्रूवल। ठीक है। तो जब आप अप्रूवल ग्रांट कर रहे हैं, तो जितनी भी स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है, जो कि आरबीआई एडी कैटेगरी 1 ने बताया है, वो सारे के सारे आपने क्या कर दिए, सबमिट कर दिए हैं, जमा कर दिए हैं। तभी इतनी सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद में, सारी चीजों को श्योर करने के बाद में ही किसी भी प्रोजेक्ट ऑफिस को या फिर लाइसेंस ऑफिस को या फिर ब्रांच ऑफिस को क्या करा जा सकता है, वाइंड अप किया जा सकता है इंडिया में, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है। ऑलराइट, क्लियर है यहाँ पे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ई तक 5 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ओवरऑल इस पेपर में से अभी तक मैं आपके साथ में 15 क्वेश्चन के आंसर डिस्कस कर चुकी हूँ, और अभी तक बेटा अपन लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़े। ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्ट है, हल्का फुल्का भैया इंस्टीट्यूट आपको थोड़ा बहुत तो डराएगा। ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको केस स्टडी वगैरह देकर के थोड़ा सा डराया गया, लेकिन केस स्टडी का कोई रिलेवेंस नहीं था। पांचों के पांचों क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके से थे, वहां पे आपने केस स्टडी हम लोगों ने नहीं भी पढ़ी थी, तब भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। ठीक है। अब मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपका बेटा इसके अंदर भी 5 क्वेश्चन से 3 मार्क ईच। ऑल्टरनेटिव है यहाँ पर। ठीक है। 4 के 2 पार्ट्स है, 4A, 4 क्वेश्चन नंबर 4 और 4A। तो इधर आप ये 5 अटेंड करें या फिर नेक्स्ट 5 अटेंड करें, इट डिपेंड्स ऑन यू। ऑलराइट, तो अभी इस वीडियो के लिए तो यही है, हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करा है। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 4 and 4A both. All right. Likewise, we will complete this question paper. Okay, then we will move for the part second. Part 1 हम लोगों का कंप्लीट होगा, फिर पार्ट सेकंड पे हम लोग मूव ऑन करेंगे। ठीक है। लेबर लॉ वाला फिर यहाँ से पार्ट शुरू होगा, यहाँ तक आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाएगा। सो इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रोबेबली ये जो पार्ट 1 है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी। ओके, सी यू सून। जिसने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, वो अपना पहला वाला वीडियो देख करके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 तक की अपनी प्रैक्टिस कर सकता है।